Hello students, I'm Shivani Agrawal. So today in this video, I'm going to discuss about the CBSE syllabus of class 10th, 11th and 12th. So as you know कि आपका CBSE ने आपकी डेट्स अनाउंस कर दी है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके अप्रैल में होने वाले हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम 26th ऑफ अप्रैल। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स यार इतना लेट है, जो स्टूडियस स्टूडेंट्स होंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। उनको तो लग रहा होगा कि यार एग्जाम्स जल्दी से होते, हम अपना 11th स्टार्ट करते, हम अपना 11th की स्टार्टिंग करते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आ रहे होगा, बट कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करा है उनके लिए तो मजे वाली बात हो गई है बिल्कुल, कि यार अच्छा हुआ एग्जाम्स लेट होगा, अब हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, तो उन्हीं को अभी सिलेबस तो पता होता नहीं है, ठीक है। अब उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाई है जिनको सिलेबस नहीं पता है। जिनको पता है वो भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका किस चैप्टर का बेसिकली कितना वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका 26 ऑफ अप्रैल से एग्जाम्स होंगे एंड दे विल गोज फ्रॉम 15 to 20 डेज आपके ऑलमोस्ट लग जाएंगे वहां पे। एंड अगर आप सोचे कि आपका क्लास 11th कब से स्टार्ट होगा, आई थिंक इट विल स्टार्ट इन जून। आपका ये जून तक स्टार्ट होगा, बिकॉज उसके बाद ना थोड़ा रिजल्ट के लिए टाइमिंग लग जाता है, रिजल्ट आता है फिर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरे पर्सनल सजेशन ये है कि आपको 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम चूज करना है वो आप अभी से डिसाइड कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी चूज करके रखे होंगे, बिकॉज उनका टारगेट क्या होता है ना, एकदम फिक्स होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। बट कुछ स्टूडेंट ना स्टिल कंफ्यूजन में रहता है कि यार मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊँ या मैं कॉमर्स में, साइंस में भी मुझे मैथ्स लेना है या फिर मुझे बायो लेना है। तो आपको क्या करना है, अभी जो आपको सीबीएसई ने टाइम दिया है, प्रिपरेशन का भी टाइम दिया है, साथ साथ आपको सोचने का भी टाइम दिया है। ये सोचो, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को लेनी है बायो, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने जल्दी से अपना सिलेबस फिनिश करना है। आई विल सजेस्ट कि वो अपना सिलेबस मार्च तक ही फिनिश कर दे, बिकॉज आपको पता है आप अपनी 11th में डिले करेंगे, फिर 12th में डिले होगा, एंड आपका बिकॉज जो भी स्टूडेंट बायो लेता है उसका मेन फोकस होता है नीट एग्जाम। उसको ये नहीं रहता कि यार मुझे सिर्फ 12th तक पास आउट होना है या फिर मुझे सिर्फ 12th में अच्छे मार्क्स लेके आना है। होता है 12th में भी अच्छे मार्क्स लेके आना, लेकिन उनका मेन फोकस होता है नीट एग्जाम। तो अगर आप बायो लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मार्च के मिडिल तक, ज्यादा नहीं बोली, मार्च के मिडिल तक, एक महीने में 7 चैप्टर बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपना जल्दी से सिलेबस फिनिश करो एंड जस्ट गो फॉर 11th सिलेबस। अपनी 11th की बायो की बुक लेके के बैठो एंड स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। बिकॉज आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर्स किसी भी काम में डिले नहीं करते हैं, वो हमेशा एडवांस रहते हैं हर एक चीज में। तो आप यही कर सकते हैं। एंड मेन थिंग, सबसे पहले तो आपको डिसाइड ही करना होगा ना कि यार आपको बायो लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट फॉर 10th स्टूडेंट, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अपना अपना स्ट्रीम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप कौन सा स्ट्रीम में जाने वाले हैं। आदर यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स, आइदर यू आर गोइंग फॉर मैथ्स और पीसीबी, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रीम मुझे बताएंगे एंड आप बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। क्या आप सिर्फ अप्रैल तक, जून तक अपना कंप्लीट टाइम इसी में वेस्ट करने वाले हो या फिर आप 11th भी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। तो आपको यही करना है। अब देखते चलो हम 10th का सिलेबस। अभी केमिस्ट्री में आपके आने वाले हैं 2 चैप्टर्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वन मोर थिंग, इस बार वाला जो आपका एग्जाम वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, तो ये मत सोचना कि मुझे नोट्स नहीं बनाना है। हर एक चैप्टर के नोट्स आपको बनाने हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओगे, बिकॉज नोट्स से क्या होता है ना, कीवर्ड्स का काम करता है। एग्जाम में सब्जेक्टिव होगा, आपको कंप्लीट थियोरेटिकल पोर्शन लिखना है वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में तो ये था चलो नोट्स नहीं बनाए, चैप्टर को डीपली स्टडी कर लिया और प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन, हो गया आपका काम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला है, यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो देखो केमिस्ट्री के जो होगा आपका मार्क्स होंगे 10। तो आपका वेटेज इक्वल इक्वल भी हो सकता है या फिर 7-3 भी हो सकता है, 6-4 भी हो सकता है, वो सीबीएसई के टेंशन है, ठीक है। बायो में क्या है आपका 2 चैप्टर्स है, अगेन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, जिसके मार्क्स हो गए आपके 13। एंड फिजिक्स में आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। and next chapter and the last one is our environment which will be of 5 marks and 10 marks होने वाले आपके इंटरनल असेसमेंट के, आपने कंप्लीट ईयर में ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, या फिर ये आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी डिस्कस हो सकता है, ठीक है। टोटल आपका होगा 50 मार्क्स का एग्जाम, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं। 7 आपके चैप्टर्स हैं, आप इनको वीकली डिवाइड करें, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ें, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास ये
क्वेरीज आ रही थी कि मैम मुझे पहले केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए या फिर मुझे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, बायो, मैं कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करूं, बिकॉज मेरे एग्जाम अप्रैल में है। तो मैंने सपोज करो अभी मैंने बायो पढ़ लिया 2 चैप्टर, फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, आई एग्री, ठीक है, तो मैं तो अपने कंप्लीट बायो भूल ही जाऊंगा, तो फिर फिजिक्स, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ना कोई भी एक चैप्टर पढ़ो। सपोज करो आपने एक चैप्टर पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपका ये चैप्टर 1 वीक में फिनिश हो गया, फिर नेक्स्ट वीक आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीट वीक चल रहा है, उस वीक के आपने 2 दिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा, थर्ड डे आप अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिवाइज करो, ठीक है, थर्ड डे आप उसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद अपना पीरियोडिक कंटिन्यू रखो, फिर उसको 6th डे कर दो, 10th डे, 15th डे, बट आप जो ये सिस्टमेटिक वे से रिवीजन करोगे, फिर आपके दोनों चैप्टर देखो फिनिश हो जाएंगे, फिर आप आओगे अपना फिजिक्स पे, तो आप क्या फिजिक्स में इतना ही खो जाओगे कि आप तो भूल ही जाओगे कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था। होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं कि मैम ऐसा होता है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा और मैंने फिर केमिस्ट्री क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा था, इनफैक्ट याद ही नहीं रहता मैंने ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा, बट आपको ऐसा नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस आपको रिविजन करना है, रिविजन नहीं करोगे ना तो जब आपका एग्जाम आने वाला है अप्रैल में तो ये लगेगा कि यार ये चैप्टर पढ़ा भी था क्या मैंने, तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिविजन जरूर करना है। आप वो वीकली रिवीजन करो, आप इस सेकेंड वीक में करो, कैसे भी रिवीजन करो, रिवीजन एंड प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दिस इज मस्ट फॉर योर गुड परफॉर्मेंस इन एग्जाम। आपके एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो आपको यही करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ो, आप मत करो, आपने सोचा हुआ है ना कि मेरा कल एक कार्बोनेट्स कंपाउंड फिनिश हो गया था, आज मुझे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चाहे स्टार्ट मत करो, सोचो आज मैं पूरा का पूरा जो मैंने पूरा वीक में कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा है मैं उसी को रिवाइज करूंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एक दिन वेस्ट कर रहे हो कि यार आज तो मैंने कुछ नया पढ़ा नहीं, आपने क्या किया, जो पूरा वीक पढ़ा है ना उसी को आपने फिर से गेन किया है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइदर कि आप कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये आपका 12th में, इसी अकॉर्डिंगली आपको 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब हम देखते हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आपका आने वाला है एक चैप्टर फ्रॉम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, दिस वन इज चैप्टर 10 जिसका वेटेज होगा आपका 5 मार्क्स, ठीक है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा आपका 13, 14 एंड 15, 3 चैप्टर्स आएंगे जिनका वेटेज रहने वाला है 12 मार्क्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 4 मार्क्स आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आने वाले हैं आपके 17 से लेके 22 तक जिसका वेटेज होगा 18 मार्क्स, मीन्स 3 मार्क्स ईच चैप्टर। एक, अब आप सोच रहे होंगे मैम 3 मार्क्स के लिए मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो ना कि आपको सिर्फ टर्म 2 के लिए पढ़ना है, आप यार ये भी पढ़ रहे हो ये तो आपको नीट एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। एंड आपको पता है नीट एग्जाम में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे चैप्टर्स, एंड ट्रस्ट में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपकी, मैं पूरी की पूरी यूनिट आपको यहाँ पे चैनल पे पढ़ाऊंगी, कंप्लीट मैं आपका प्लांट फिजियोलॉजी कराऊंगी एंड ये चैप्टर पहले मैं आपका प्रायोरिटाइज करूंगी आपका टर्म 2, देन उसके बाद हम आपके सारे चैप्टर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि यार मुझे सिर्फ 3 मार्क्स के लिए करना है, 3 मार्क्स के लिए पढ़ लेती हूँ मैं, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार सब्जेक्टिव है तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करूंगी, आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप अभी पढ़ रहे हो टर्म 2 के लिए, बट इन फ्यूचर आपको नीट एग्जाम भी देना है, ठीक है। अभी पढ़ लोगे फिर नीट एग्जाम के लिए फिर से पढ़ोगे ना तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी पूरी यूनिट आपको, ठीक है। एंड 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है प्रैक्टिकल, अकॉर्डिंगली ये होगा आपका 11th का सिलेबस। अब हम देखते हैं आपका 12th का। अभी 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या है, 2 चैप्टर्स आने वाले हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से, आपका पूरा बायोटेक आने वाला है, 2 चैप्टर्स इसके 11th एंड 12th। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में होगा आपका 14 मार्क्स का, 11 मार्क्स में होगा आपका बायोटेक, एंड 13 एंड 15 फ्रॉम योर इकोलॉजी पार्ट विल बी ऑफ 10 मार्क्स, एंड अगेन 15 वही आपका प्रैक्टिकल का रहने वाला है। अगेन आई एम सेइंग आपको ये वाले चैप्टर्स भी नॉट फॉर टर्म 2 एग्जाम, यू आर गोइंग टू अपियर योर नीट एग्जाम, बिकॉज आप 12th क्लास में तो आप नीट 2022 एग्जाम 101% राइट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि अभी नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अप्रैल में एग्जाम है,
अप्रैल के मई के मिडिल तक आप फ्री हो जाओगे बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका जून, जुलाई एंड अगस्त। आई होपफुली आपका जो नीट एग्जाम होगा अगस्त में ही होगा। अगस्त में, सितंबर, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से इस अकॉर्डिंग रखनी है। एंड सिर्फ टर्म 2 का नहीं, जो आपने टर्म 1 में पढ़ चुके ना उसी को भी रिवाइज करो एवरी सेकेंड सैटरडे। टारगेट बना लो कि मुझे हर सेकेंड सैटरडे में रिवाइज करना ही करना है। नॉट फॉर ओनली बायोलॉजी, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर फिजिक्स। दोनों के लिए यही करना है, बिकॉज आप जो चीज पहले पढ़ चुके हो ना, अगर आप उसको भूल गए ना तो आप पहला जितना आपने अब तक पढ़ा ना सब वेस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो, पुराना भूलते जा रहे हो, क्या फायदा उसका पढ़ने का? कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन बिल्कुल मस्ट है। रिवीजन नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं बिल्कुल भी पढ़ने का। तो अकॉर्डिंगली आपको यही आपका टर्म 2 का सिलेबस है, इसी अकॉर्डिंग हम आपका इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बाय टुडे ओनली। ठीक है, थैंक यू।